नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम सारणी एवं आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या इसे परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कह सकते हैं। यह नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या कही जाती है। उत्पत्ति ह्रास नियम जिसे मार्शल ने दिया था, जो कृषि क्षेत्रों पर लागू होता है, इसकी आधुनिक व्याख्या को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो क्लास BA, MA, क्लास 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ BBA एवं MBA के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो अल्पकाल में लागू होता है, यहाँ से TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS, GIC, LT, RPSC फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, BPSC एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आधुनिक अर्थशास्त्री स्टिग्लर एवं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह नियम कहता है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं और स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उत्पादन में स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील अनुपातों की इकाइयों में निरंतर वृद्धि करने पर एक सीमा के पश्चात उस उत्पादन की सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे कुल उत्पादन भी घटने लगता है। यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इसमें विभिन्न साधन अनुपात परिवर्तित रहता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन परिवर्तनशील अनुपात के नियम में लिए जाते हैं। स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन का मतलब हुआ उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है एवं कुछ साधनों को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। साधन अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। साधन अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ समरूप होती हैं। जिन साधन की इकाइयों को परिवर्तित किया जाता है वह समरूप इकाइयों के रूप में परिवर्तित होती हैं। उत्पादन तकनीक को स्थिर माना गया है तथा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में उत्पादक को कम समय मिलता है, इसलिए उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर पाता है। कुछ साधन को स्थिर एवं कुछ साधन को परिवर्तनशील करता है या परिवर्तित करता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम की अगर व्याख्या की बात की जाए तो यह व्याख्या बढ़ते प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल एवं बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल एवं ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अवस्था के रूप में इस नियम की व्याख्या की जा सकती है। अगर बढ़ते प्रतिफल की अवस्था की बात की जाए
तो स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने से एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है और एपी भी बढ़ता है। मतलब बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, टीपी टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है और एपी एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है। इसलिए इस अवस्था को, प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इसमें एमपी, एपी और टीपी तीनों बढ़ती दर से बढ़ते हैं। बढ़ते प्रतिफल के कारणों की अगर बात की जाए तो स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, अनुकूलतम साधन संयोग प्राप्त होते हैं तथा साधन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था एक ऐसी अवस्था है या इस अवस्था में कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, किंतु घटती दर से बढ़ता है। टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। जिस बिंदु से औसत उत्पादन घटने लगता है, इस बिंदु से यह अवस्था प्रारंभ होती है तथा सीमांत उत्पादन के शून्य होने अथवा कुल उत्पादन के अधिकतम होने तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था में औसत उत्पादन घटता चला जाता है। औसत उत्पादन क्या होता है? सेकेंड अवस्था में घटता चला जाता है। सब घटने लगते हैं सेकेंड अवस्था में, इसलिए इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। टीपी भी घटता है, टोटल प्रोडक्शन घटता है, लेकिन घटती हुई दर से घटता है। एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। सीमांत उत्पादन शून्य होने अथवा कुल उत्पादन के अधिकतम होने तक यह अवस्था रहती है। घटते प्रतिफल के कारणों की अगर बात की जाए तो घटते प्रतिफल के कारणों में स्थिर साधन एवं साधन अनुकूलता की समाप्ति को लिया गया है। स्थिर साधन एवं साधन अनुकूलता की समाप्ति को लिया गया है। अब एक कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की सहायता से बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल को एक सारणी की सहायता से समझा जा सकता है। सारणी में अगर बात की जाए तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझने के लिए खेती के उत्पादन का एक हम उदाहरण ले रहे हैं। यह मानकर चलते हैं कि भूमि और श्रम दो ही उत्पादन के साधन हैं। भूमि को स्थिर साधन माना गया है तथा श्रम को परिवर्तनशील साधन के रूप में माना गया है। स्थिर और परिवर्तनशील साधनों की सहायता से हम कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन देखते हैं। भूमि एकड़ में क्या है? स्थिर साधन को लिया गया है, तो भूमि स्थिर साधन है और श्रम परिवर्तनशील साधन है। जैसे जैसे श्रम की मात्रा 0 से बढ़नी प्रारंभ होती है तो कुल उत्पादन बढ़ता है प्रारंभ में, फिर एक समय आता है कुल उत्पादन स्थिर हो जाता है श्रम बढ़ने के साथ साथ, और फिर कुल उत्पादन घटने लगता है। तो कुल उत्पादन के अगर आरेख की बात की जाए तो यह आरेख कुल उत्पादन का, टोटल प्रोडक्शन का बनेगा। क्या होगा? प्रारंभ में जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ या मात्रा बढ़ती है, कुल उत्पादन बढ़ता है। प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर घटने लगता है। यह कुल उत्पादन की बात हुई। इसी प्रकार से जैसे जैसे यह कुल उत्पादन बढ़ता है बढ़ती दर से, फिर स्थिर हो जाता है और फिर घटने लगता है। पाँचवीं और छठी इकाई पर कुल उत्पादन जो है, पाँचवीं और छठी श्रम की इकाई पर कुल उत्पादन स्थिर माना गया है। अगला है औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन क्या होता है? जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ती हैं, औसत उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्थिर हो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है औसत उत्पादन, फिर स्थिर हो रहा है और
फिर घटने लगता है, बढ़ता है, स्थिर होता है। तो औसत उत्पादन के अगर आरेख की बात की जाए तो यह एवरेज प्रोडक्शन है। क्या हो रहा है, बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर घटने लगता है। लेकिन यह एवरेज प्रोडक्शन क्या नहीं हो रहा है, ऋणात्मक नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अगर सीमांत उत्पादन की बात की जाए तो स्थिर साधनों के साथ, मतलब भूमि स्थिर है, श्रम की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे सीमांत उत्पादन बढ़ता है, घटता है और फिर जीरो हो जाता है। तो सीमांत उत्पादन का यह आरेख बन जाएगा, बढ़ता है, फिर घटता है और फिर जीरो हो जाता है। अब इन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की सहायता से उत्पादन में कुछ साधन में परिवर्तन करने पर एवं कुछ साधन स्थिर रहने पर उत्पादन में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, इस संबंध में 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो उत्पादन की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। उत्पादन की जो प्रथम अवस्था है वह जीरो श्रम की परिवर्तनशील इकाई के साथ जीरो से लगाकर चौथी इकाई तक उत्पादन की प्रथम अवस्था है। फिर पांचवी और छठी सेकेंड अवस्था को बता रही है उत्पादन की। और जैसे जैसे श्रम बढ़ता है, श्रम की इकाइयाँ बढ़ती हैं, उत्पादन की तृतीय अवस्था प्राप्त होती है। उत्पादन की प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है, उत्पादन की द्वितीय अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है और उत्पादन की तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। अगर उत्पादक या उत्पादन की बढ़ते प्रतिफल या प्रथम अवस्था की बात की जाए तो स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने पर, मतलब स्थिर साधन भूमि है, भूमि को स्थिर रखने पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ या श्रम में वृद्धि करने पर एमपी प्रथम अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जिससे टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, यह भी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो बढ़ते प्रतिफल नियम की अवस्था में या प्रथम अवस्था में एपी, एमपी और टीपी तीनों बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत अगर घटते प्रतिफल की अवस्था की बात की जाए, द्वितीय अवस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। जिस बिंदु से औसत उत्पाद घटने लगता है उस बिंदु से यह अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब औसत उत्पादन जहाँ से घटने लगता है वहाँ से घटते प्रतिफल की अवस्था प्रारंभ होती है तथा सीमांत उत्पादन के शून्य होने अथवा कुल उत्पादन के अधिकतम होने तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था में औसत उत्पादन घटता चला जाता है, औसत उत्पादन घटता चला जाता है। मतलब सेकंड अवस्था में टीपी घटता है घटती दर से, एपी भी घटता है, टीपी बढ़ता है, एपी घटता है और एमपी घटता है, एमपी घटता है और एमपी शून्य हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में क्या हो रहा है, टीपी बढ़ती दर से घटती दर से बढ़ता है, एपी घटता है और एमपी घटता है। इसी प्रकार से अगर तृतीय अवस्था की बात की जाए तो तृतीय उत्पादन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में
टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है और श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है। एमपी माइनस में चला जाता है और टोटल प्रोडक्शन तो घट ही रहा है, एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन भी घटना प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में औसत उत्पादन भी घटता है, सीमांत उत्पादन भी घटता है और कुल उत्पादन भी घटता है, तीनों घटने लगते हैं। इसलिए इस अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। अब इन तीनों स्थितियों को, घटते प्रतिफल, वृद्धिमान प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था को एक चित्र की सहायता से देखते हैं। यह चित्र बनाया गया है। इस चित्र में x और y, x अक्ष पर श्रम को लिया गया है, y अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लिया गया है, जिसमें y टीपी, एपी और एमपी को लिया गया है y अक्ष पर, जिसमें क्या होता है, टीपी जो है, टीपी यह प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था की बात कर रहा है, जिसमें टीपी, यह टीपी वक्र है। टीपी क्या हो रहा है, प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फिर घटती दर से बढ़ रहा है, फिर स्थिर है और फिर घटने लगता है। इसी प्रकार से एमपी अगर बनाया जाए तो एमपी प्रथम अवस्था में बढ़ रहा है, फिर प्रथम अवस्था में ही घटने लगता है, शीर्ष पे पहुंच के घटने लगता है और फिर घटता चला जाता है, फिर जीरो होता है और फिर ऋणात्मक होता है। फिर अगर एपी की बात की जाए तो एपी बढ़ रहा है, फिर शीर्ष पर होता है, फिर घटने लगता है। तो जहाँ पर एपी शीर्ष पर होता है और एमपी एपी को ऊपर से काटता है, वहाँ से घटते प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात उत्पादन की द्वितीय अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद जहाँ पर एमपी जीरो हो जाता है और टीपी अधिकतम होता है, वहाँ से ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था अर्थात तृतीय अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था उत्पादन की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। अगर उत्पादन की प्रथम अवस्था की बात की जाए तो इसको उत्पादन का वर्धमान नियम या पैमाने का ह्रासमान नियम कहा जाता है। इस अवस्था में एपी, एमपी तथा टीपी, एपी, एमपी तथा टीपी तीनों में वृद्धि होती है। एमपी में वृद्धि एपी से तेज होती है, यह तीनों में वृद्धि दिखाता है। यह जैसे यह APR1 है, APR1, MPR1, MPR1 और TPR1। तो प्रथम अवस्था यह बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है और यह बढ़ रहा है, तीनों में वृद्धि दिखा रहा है। प्रथम अवस्था में MP में वृद्धि AP की अपेक्षा तेज गति से हो रही है। MP में अधिक वृद्धि होने का कारण नई मशीनें होती हैं, जिससे श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण बढ़ता है। श्रम बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, इसलिए प्रथम अवस्था में उत्पादन का वर्धमान नियम लागू होता है, अर्थात श्रम में वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ती है। तो प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है, श्रम की अपेक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ती है और n बिंदु तक प्रथम अवस्था को लिया गया है। श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है नति परिवर्तन बिंदु पर अधिकतम होती है। यह नति परिवर्तन बिंदु है, F बिंदु जो है नति परिवर्तन बिंदु है। उत्पादन की फर्स्ट अवस्था में क्या होता है, अगर पूछा जाए तो उत्पादन की फर्स्ट अवस्था में टीपी, एपी, एमपी तीनों बढ़ता है। टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एपी भी तेज़ी से बढ़ता है और एमपी तेज़ी से बढ़ता है, शीर्ष पर होता है और प्रथम अवस्था में ही घटने लगता है। लेकिन
प्रथम अवस्था में एमपी में वृद्धि दर एपी की अपेक्षा तेज होती है। अगर पूछा जाए श्रम की औसत उत्पादकता बढ़ने पर सीमांत उत्पादकता क्या होती है, तो श्रम की औसत उत्पादकता बढ़ने पर सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, अधिकतम होती है और घटना प्रारंभ कर देती है। श्रम की औसत उत्पादकता एवरेज प्रोडक्शन, श्रम की औसत उत्पादकता बढ़ने पर सीमांत उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है या बढ़ रही है, अधिकतम हो गई और फिर घटना प्रारंभ करती है, नत परिवर्तन बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। इसी प्रकार से एपी पूरे फर्स्ट अवस्था में बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है अगर पूछा जाए, तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण एपी जो है प्रथम अवस्था के दौरान पूरे अपनी प्रथम अवस्था में बढ़ती है, जो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण होता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण से उत्पादन विशिष्टीकरण एवं नई मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए इस नियम को प्रथम नियम को उत्पादन का वर्धमान नियम कहा जाता है। अगर आगे पूछा जाए सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन कहाँ पर समान होता है, तो जहाँ पर एपी को एमपी ऊपर से काटता है वहाँ पर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन समान होता है। तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन कहाँ समान होता है, तो यह एमपी हो जाएगा और एपी हो जाएगा। तो जहाँ पर यह दोनों काट रहे हैं वहाँ पर एमपी और एपी बराबर होंगे। यहाँ पर एमपी और एपी बराबर होंगे, वहाँ से ही सेकेंड अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब अगर द्वितीय अवस्था की बात करते हैं, तो द्वितीय अवस्था L1 और L2 के बीच की यह अवस्था जो है उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। तो उत्पादन की द्वितीय अवस्था में श्रम बढ़ने पर एपी एमपी दोनों बढ़ती हैं। एमपी एपी की अपेक्षा तेज गति से बढ़ती है। एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन एमपी एपी की अपेक्षा तेज गति से बढ़ रही है। द्वितीय अवस्था में उत्पादन का ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि स्थिर साधनों का पूर्ण प्रयोग हो जाता है, इसका स्थानापन्न संभव नहीं है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण समाप्त हो जाता है, आंतरिक मितव्यताएं समाप्त हो जाती हैं। द्वितीय अवस्था में जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है वहां टीपी अधिकतम हो जाता है। जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है वहां टीपी अधिकतम हो जाता है। द्वितीय अवस्था में उत्पादन की प्रथम अवस्था के समाप्ति पर तथा द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन का समता नियम लागू होता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था के समाप्त या प्रथम अवस्था समाप्त है और द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन का समता नियम लागू होता है। उत्पादन के समता नियम की व्याख्या मार्शल करते हैं। यह बीच का नियम है। इस नियम के बाद उत्पादन ह्रासमान नियम लागू होता है। समता नियम में टीपी एपी एमपी धनात्मक हैं। टीपी बढ़ रही होती है पर घटते दर से, एपी तथा एमपी घट रही होती है, एमपी तेजी से घटती है। अब अगर तृतीय अवस्था की बात की जाए, जिसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है, तो तृतीय अवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ एमपी 0 हो जाता है और टीपी अधिकतम होता है, उसके बाद से तृतीय अवस्था प्रारंभ होती है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन घटने लग जाता है। टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घटने लगता है। शीर्ष होने के बाद या सर्वोच्च होने के बाद घटने लगता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, औसत उत्पादकता भी घटने लगती है। इस अवस्था में या तृतीय अवस्था में टीपी टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एपी एवरेज प्रोडक्शन तीनों घटने लगते हैं, इसलिए इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन की 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय अवस्था के माध्यम से उत्पादक गुजरता है। अब एक विवेकपूर्ण उत्पादक जो है वह किस अवस्था में उत्पादन करेगा
यह भी जानना आवश्यक है कि उत्पादक की श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है। प्रथम अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है कि द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है उत्पादन की, या तृतीय अवस्था उत्पादन की श्रेष्ठ अवस्था है। तो इसको भी जान लेते हैं। तो अगर उत्पादक की श्रेष्ठ अवस्था की बात की जाए तो एक उत्पादक विवेकपूर्ण अवस्था में तब होता है जब उत्पादन की लागत न्यूनतम हो तथा उत्पादन अधिकतम हो जाए। मतलब कम लागत पर उत्पादन अधिकतम हो, तो ऐसी अवस्था में एक उत्पादक श्रेष्ठ अवस्था में कहा जाता है। यही अवस्था उत्पादक का संतुलन कहलाती है। अगर यह आरेख की बात की जाए तो इस आरेख में टोटल प्रोडक्शन, यह एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर इस आरेख की बात की जाए तो आरेख में यह L1 हो जाएगा और यह L2 हो जाएगा। द्वितीय या प्रथम अवस्था, सेकेंड अवस्था और यह थर्ड अवस्था। इसमें जो रेखा चित्र में L1 और L2 उत्पादक की द्वितीय अवस्था है। यहाँ ई बिंदु पर जो है, ई बिंदु, यह ई बिंदु है, ई बिंदु पर उत्पादक अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। तो यह अवस्था जो है उत्पादक की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन अवस्था है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन अवस्था का मतलब हुआ यहाँ द्वितीय अवस्था में उत्पादक जो है उत्पादन करना पसंद करेगा। द्वितीय अवस्था में उत्पादक उत्पादन करना इसलिए पसंद करेगा क्योंकि इसमें टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, कुल उत्पादन बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है और एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो यह अवस्था जो है एक विवेकशील उत्पादक के लिए उत्पादन की अवस्था कहलाती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस आरेख से लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। कुल उत्पादन क्या होगा जब, कुल उत्पादन क्या होगा जब। तो आरेख से अगर देखेंगे तो यह आरेख हो जाएगा। तो यह आरेख हो जाएगा, यह टोटल प्रोडक्शन है, यह मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया और यह एवरेज प्रोडक्शन हो गया। तो पूछ रहा है कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा जब सीमांत मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, तो बढ़ती दर से बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। अगला, सीमांत उत्पादन घटता है किंतु धनात्मक बना रहता है। जब सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन घटता है किंतु धनात्मक बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में टीपी क्या होगा, टीपी घटती हुई दर से बढ़ेगा। सेकेंड अवस्था में टीपी जो है घटती हुई दर से बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है यह टीपी घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगला, सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा। यहाँ जब शून्य है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाएगा, यह अधिकतम हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। अब आगे है औसत उत्पादन क्या होगा जब, औसत उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होगा। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, यह एवरेज प्रोडक्शन है। एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा जब, एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होगा। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होगा, यह बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है। अगला, सीमांत उत्पादन औसत उत्पाद के बराबर हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर हो जाता है जब क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होगा जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होगा तो औसत उत्पाद अधिकतम हो जाएगा। अगला है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है जब औसत उत्पाद क्या होता है,
घटना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में अध्ययन किया। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ह्रासमान उत्पत्ति ह्रासमान नियम की आधुनिक व्याख्या कही जाती है, जिसे उत्पत्ति ह्रास नियम को मार्शल ने दिया था, जो कृषि क्षेत्र में लागू थी। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है उसकी आधुनिक व्याख्या है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को स्टिगलर एवं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपने मॉडलों में प्रस्तुत किया। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में लागू होने का कारण उत्पादक के पास कम समय का मिलना है, जिसमें उत्पादक कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों को परिवर्तनशील या परिवर्तित कर सकता है। अब अगली क्लास में हम लोग पैमाने के प्रतिफल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दीर्घकाल से संबंध रखता है। पैमाने का प्रतिफल क्या है, कैसे काम करता है, आदि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं किसी माध्यम से या किसी संपर्क से अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।